हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक। इस क्लास में जो आज का आपका जो पेपर है जो 24 अगस्त 2024 को आपका जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो आपका हिंदी का पेपर है। इसमें आपकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आपकी 23 अगस्त 2024 को जो आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था और 24 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो तीनों क्लासें आपकी हिंदी के क्वेश्चन से संबंधित हो चुकी हैं। आज जो है वो आपकी हिंदी से संबंधित चौथी क्लास है और इसमें आपकी 2 क्लास आज कंप्लीट होंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी यूपी पुलिस से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपका जो 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में हुआ था ये आपका हो चुका, शिफ्ट सेकंड का हो चुका। और 24 अगस्त 2024 को जो शिफ्ट 1 में हुआ था वो भी आपका हो चुका। आज जो आपको पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे वो आपकी 24 अगस्त 2024 का सेकंड शिफ्ट का और 25 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये है आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। सबसे पहले आपका गद्यांश 1 से 5 प्रश्न में। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसीलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उदंडता और अक्खड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार से कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासे दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा, ये इस विकल्प में सूक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। कृतज्ञ, निश्चित, उदंड और मृदुल। तो मृदुल का अर्थ कोमल होता है और यह शब्द किसी वस्तु की नम्रता या सौम्यता को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है आभार व्यक्त करने वाला। निश्चित का होता है सुस्पष्ट, स्पष्ट या ठीक ठाक। उदंड का होता है शैतान या अशिष्ट। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन सही है। अगला है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर हम अपने जीवन के फैसले लेने में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता है। तो व्यवहार की मृदुलता नर्म और उच्चासय बनाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख है। तो अद्भुत रस प्रमुख है, क्योंकि अद्भुत रस भारतीय कथा शास्त्र में एक प्रमुख रस है जो विस्मय या आश्चर्य की भावना को व्यक्त करता है। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति किसी अद्वितीय, चमत्कारी या असाधारण घटना या वस्तु को देखता है या अनुभव करता है। इसमें मुख्य भावना विस्मय होती है, यानी कि आश्चर्य होती है। नेक्स्ट है आपका, अद्भुत रस का उपयोग नाटकों, कविताओं और अन्य साहित्यिक कृतियों में पाठक या दर्शक के मन में आश्चर्य और विस्मय की भावना उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो न नौमल मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होता है, यह एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि जब किसी कार्य के लिए आवश्यक साधन या पूर्ति शर्तें पूरी नहीं होंगी तो वह कार्य संभव नहीं हो पाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवध और अवधि, अवधि होती है समय और अवधि भाषा होती है। और अभिनय, नाटक दोनों का अर्थ समान है। अनुचर, नौकर दोनों का अर्थ समान है। आदि और अंत दोनों का अर्थ विपरीत है, लेकिन समरूपी भिन्नार्थक नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चरण कमल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसमें कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चरण कमल में कर्मधारय समास है, इसमें चरण और कमल दोनों शब्दों का मिलन हुआ है। जहां चरण पैर की तुलना कमल पुष्प से की गई है, इसका अर्थ है कमल के समान चरण। समास का तात्पर्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण करना होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। अरविंद, गुलाब, कुमुद और शिरास। तो अरविंद और कुमुद ये दोनों सरोज शब्द के पर्यायवाची हैं और सरोज के अन्य पर्यायवाची हैं कमल, पंकज, नलिन, जलज, अब्ज, इंदिवर, तामरस आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो ये है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अव्यक्त करने वाली सही कहावत है दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बी ऑप्शन करेक्ट है। और अन्य जो विकल्प हैं वो है ढोल के भीतर पोल, यानी कि दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। ढाक के तीन पात का सही अर्थ है सदा एक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें जो सही है वो आपका आकर, आकार। आकर होती है खान और आकार होती है आकृति। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, स्वर, व्यंजन। तो मनोबल में विसर्ग संधि है। मनः प्लस बल होता है और इसका अर्थ होता है आत्मशक्ति। विसर्ग संधि के नियम के मुताबिक अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस भाव, मनोभाव, यश प्लस यशः प्लस दा, यशोदा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। विसर्ग संधि कौन सी होती है? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला। विग्रह की दृष्टि से देश पर निकाला अनुचित विकल्प है, इसका सही रूप देश से निकाला होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः 52 वर्णों की संख्या है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, अंग, अह, आयोग, वाह मिलाकर 13 माने जाते हैं। डी ऑप्शन सही है, 52। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ, तालु। तो घ का कंठ है, ये का वर्ग में आते हैं तो कंठ है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये है वर्ड, कंठ में कौन से आते हैं? तो कंठ में का वर्ग आता है और आ स्वर और अंतस्थ। अंतस्थ में अंतस्थ नहीं आते, ऊष्म आता है केवल हा और अंग। तालु में चा वर्ग ई और या और श। मूर्धा में टा वर्ग रे, र और श। दंत में ता वर्ग ल और श। और ओष्ठ में पा वर्ग आता है, और ऊ और ऊ। अगला है पंचमा अक्षर या नासिक। तो ये आपके अंग य ड़ न म। और कंठ तालु ए ओ, कंठोष्ठ ओ और औ। अगला है दंतोष्ठ, तो वो केवल व है। अगला पॉइंट है, घोड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद अप्रधान हो और दोनों पद के मध्य में कारक का लोप रहता है तो वह समास तत्पुरुष समास होता है। इस समास के छह भेद होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा योग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये धर्मवीर भारती की है अंधा योग। प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और नाटककार धर्मवीर भारती द्वारा हिंदी में लिखा गया गीत नाट्य है। और नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, अग्निशस्त्र, मनोकामिनी, ज्वाला परचूनी, प्रवासी के गीत आदि। अगले हैं मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा
और ब्रह्माराक्षण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को महाराजा वीर सिंह जूदेव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला है व्यास सम्मान, यह साहित्य के लिए दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साल 1991 में पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी किताब भारत की प्राचीन भाषा और परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। अगला है सरस्वती सम्मान, ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला सालाना पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हिंदी की ठ ध्वनि है, तो वो मूर्धन्य में है। कंठ आपके क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, तो आपकी ट है वो ठा में आता है। ठा आपका ट वर्ग में आता है तो मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो समुद्र, आदित्य। समुद्र का पर्यायवाची शब्द आदित्य नहीं है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका सही नहीं है। और समुद्र के पर्यायवाची सागर, जलनिधि, पयोध, नदीश इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा छंद के विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्रा होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं। और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान के लिए, तो आपका सी ऑप्शन सही है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। कारक चिन्हों को परसर कहा जाता है। कारक के कुछ उदाहरण हैं, कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन कारक हे अरे। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय, तो ऐन्द्रिय है, ए ऑप्शन का सही है। इंद्रिय शब्द का विशेषण ऐन्द्रिय होगा। विशेषण जब किसी संज्ञा की विशेषता या गुण को दर्शाते हैं, यहाँ पर ऐन्द्रिय शब्द का उपयोग इंद्रिय से संबंधित है, किसी गुण या विशेषता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और यह एक महाकाव्य है जिसमें भारतीय जीवन की आज़ादी से पहले और बाद की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुरस्कार भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार आपका पुल्लिंग है, दया, माया, भाषा ये सब स्त्रीलिंग है। अगला पॉइंट है, पशु 5 पढ़ का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो पशु होता है जानवर, 500 होता है रेत और पढ़ होता है मूल्य, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ उपसर्ग से बना शब्द है, तो ये अथाय है, अथा, इसमें आ उपसर्ग लगा है। अगला पॉइंट है, अमेय का पर्यायवाची शब्द है आम्र, विष, सुधा, मधुक, तो इसका सुधा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
आम्र के पर्यायवाची हैं आम, रसाल, अमृत फल, आंबा। विष का है विषाक्त, जहरीला, हानिकारक, प्राणहानक। और मधुर का होता है अली, मधुकर, भ्रमर, भौरा, चंचरीक, सिलीमुख आदि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो ये पवन है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो प प्लस अन होगा और इसमें अयादि संधि होगी, जो स्वर संधि का एक भेद है। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ईयड़ संधि और अयादि संधि। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का होगा गीदड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो आपका मोहित स्कूल पहुंच चुका है, इसमें आसन्न भूत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो सीता और गीता पढ़ती हैं, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होगा कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए कृपण शब्द का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही है। आपके एक प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन है और इतने ही आपकी हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं आपके यूपी पुलिस में। और अगला आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो है आपका 25 अगस्त 2024 को, जो पहली शिफ्ट में पूछा हुआ था। ये है आपका जो 25 अगस्त 2024 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ था वो प्रश्न पत्र है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, चाल, गलत, निशाना। तो निशाना ये लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लक्ष्य के जो अनेकार्थी शब्द है वो है उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य इत्यादि। अगला पॉइंट है क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का चतुर होता है। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल और प्रवीण, पटु आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है सहृदय, सहचर, सहकार, सहायक। तो राइट ऑप्शन है सहायक। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। जो हृदयवान हो सहृदय कहलाता है, साथ चलने वाला सहचर कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक क्या होता है? तो जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो से के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो अंतः प्लस निहित, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतःकरण का होगा अंतः प्लस करण, अंतःकरण। अंतर्गत का होगा अंतः प्लस गत और अंतर्राष्ट्रीय का होगा अंतः प्लस राष्ट्रीय। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो वो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1986-87 में हुई थी। पहला शलाका सम्मान प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, रौद्र, वीर, बीभत्स। राइट ऑप्शन है रौद्र। क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। रौद्र रस विभाव, अनुभव और संचारी भावों से मिलकर बनता है। इस क्रोध के कारण मुंह लाल हो जाना, दांत पिसना, शस्त्र चलाना, भौएं चढ़ाना जैसे भाव आते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में
मैं का बहुवचन है, तो हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो इसके लिए है सिर उठाना। विरोध करने के लिए सही मुहावरा सिर उठाना या गर्दन उठाना है। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह किया जा सकता है, पार्टी अध्यक्ष की मनमानी से परेशान जीवनलाल ने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध सिर उठा लिया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्रोत स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो यूपीपीआरपीवी ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था, तो इसमें आपका कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अले अली, अले और अली का शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका होगा भौरा और सखी। अले का अर्थ होता है भौरा और अली का होता है सखी। अंबुज का होता है कमल और अम्बुद का सागर। दमन दामन, दमन का दबाना और दामन का साड़ी का किनारा। दशन और दर्शन, दसन होते हैं दांत और दर्शन होते हैं देखना। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नग्न, क्षमा, नख, नेह। तो राइट ऑप्शन है नेह। नग्न का तद्भव होगा नंगा, नख का होगा नाखून, स्नेह का नेह और क्षमा का क्षमा होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें जो है वो होगा महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला है, गम ही शब्द है, तद्भव, विदेशज और तत्सम। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो माथा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कपाल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ललाट, मस्तक, सिर, खोपड़ी, माल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कड़वा, मीठा, काला, सुंदर आदि। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो कमर टूटा, निराश होना। डी ऑप्शन सही है। वाक्य प्रयोग, दुकान में आग लगने से गुप्ता जी की तो कमर ही टूट गई, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, निराश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐशला का अर्थ है अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या, घृणा। तो अभिलाषा होता है ऐशला का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विदुषी होता है विद्वान का स्त्रीलिंग। और विद्वान और विदुषी दोनों शब्दों का इस्तेमाल बुद्धिमान, शिक्षित, पंडित, शास्त्रों में निपुण व्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओ बहुत कठिन समय आया है, तो ये आपका इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा जो आपका ए में है। पूर्ण विराम ये चिन्ह होता है, अल्प विराम ये होता है, प्रश्नवाचक ये होता है, और आपका विस्मयादि बोधक ये चिन्ह होता है, कोलन चिन्ह ये है और अर्धविराम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? सर्वेश यादव सब्बे, नीलमणि फूफड़, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष। तो नीलमणि फूफड़ को दिया गया 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये असमिया भाषा के विख्यात साहित्यकार नीलमणि फूफड़ को दिया गया। इन्हें सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो इसमें योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है वो योजक क्रिया है। जो क्रिया वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है उसे योजक क्रिया कहते हैं। तो जो चूड़ी एवं अच्छी को जोड़ रही है, तो ये आपकी इस वाक्य में थी शब्द योजक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो वो आपका उर्दू फारसी का है।
उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1893 में हुआ। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे और आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों माना है। तो वैसे आपका ए ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो वो है आपका अंत और आरंभ, बी ऑप्शन सही है। अंत समाप्ति, अंत्य अंतिम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है, जल में समाधि या जल समाधि। तो ये तत्पुरुष समास का है। जल में समाधि, जल समाधि में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास 6 कारकों में विभक्त है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने दो चीड़ किसकी काव्य कृति है? तो ये नरेश मेहता की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति है अरण्या, उत्तर कथा, कितना अकेला, आकाश, इनकी अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? पक्षी, दांत, बेदे, ब्राह्मण। तो बेदे नहीं आता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब उपसर्ग से बना शब्द है बदौलत, बर्दाश्त, बाकलम, बदनाम। तो राइट ऑप्शन है बदौलत। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप से में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका गद्यांश जो 33 प्रश्न संख्या 33 से 37 तक है। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई और संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो वो आपकी हिंदी भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? तो वो हिंदी की है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो वो आपका क्षेत्र सीमित होता है, ये व्यवहार नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1947। तो 1949 में मान्यता प्राप्त हुई, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका आज इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। भावनात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राइट ऑप्शन है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 2 पेपर हो गए जो 24 को सेकंड शिफ्ट में और 25 को फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में हुए थे।
ये क्लास आपकी यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो आपके क्वेश्चन है वो सभी इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।